अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड एक सीरीज़ जहाँ पे हम इंशाल्लाह ताला ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वेरियस टॉपिक्स को वीकली बेसिस के ऊपर डिस्कस किया करेंगे। वी बिन ट्राइंग टू लॉन्च अ वीडियो सीरीज़ फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती थी जिसकी वजह से हम वो नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी रिक्वेस्ट में मिल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फॉलोअर्स की तरफ से, एंड वी रिसेंटली क्रॉस 1,50,000 फॉलोअर्स इन फेसबुक, सो बिग थैंक्स टू यू ऑल। तो आज की इस पहली एपिसोड के अंदर हमने जिस टॉपिक को बेसिकली सेलेक्ट किया है डिस्कस करने के लिए वो है स्क्रैपेज पॉलिसी। इंडिया में रिसेंटली फाइनेंशियल बजट के अंदर एक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसको लेकर यहाँ के लोकल ऑटो सेक्टर के अंदर स्टेक होल्डर्स की तरफ से काफ़ी बातचीत और ये डिमांड्स की जा रही हैं कि इस तरह की पॉलिसी या कोई मैकेनिज़्म हमारे पास भी होना चाहिए जिसके अंदर हम पुरानी गाड़ियों को जो है वो रोड से हटा सकें। इंडिया में हो रहा है, यहाँ भी होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ऑन अ पॉजिटिव नोट हम इंडिया की मार्केट के अंदर, ऑटोमोबाइल मार्केट्स के अंदर वहाँ की प्राइसेस को, वहाँ की ऑप्शंस को, वहाँ की क्वालिटी को जो कंज्यूमर को मिलती है उन चीज़ों पर भी बात करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जब हम उन चीज़ों को, प्राइसेस को, क्वालिटी को, सेफ्टी फीचर्स को जब हम लोग डिबेट में लेकर आते हैं तो फिर काफ़ी क्रिटिसिज्म का हमें सामना करना पड़ता है। बहरहाल वो एक डिफरेंट डिबेट है, हम उसको इस वक्त डिस्कस नहीं करते। सबसे पहले ये देखें स्क्रैपेज पॉलिसी होती क्या है। इंडिया में या उन तमाम ममालिक में जहाँ पे इस तरह की पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की जाती हैं वहाँ पे मोटिव ये होता है कि जो भी पुरानी गाड़ियाँ हैं जो कि ऑफ कोर्स इतनी एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होती हैं, इनके एमिशन स्टैंडर्ड्स अपडेटेड नहीं होते, या वो सेफ्टी एस्पेक्ट से जो है वो उनकी करंट क्राइटेरिया को नहीं मीट करती, तो उनको जो है वो फेज़ आउट कर दिया जाता है और बेसिकली पब्लिक को इंसेंटिव दिए जाते हैं कि वो नई गाड़ियों की तरफ जो है वो स्विच लें, उनको रिप्लेस करें पुरानी गाड़ियों को नई गाड़ियों से। तो उसकी वजह से ऑटोमोबाइल की सेल्स भी इवेंचुअली इम्प्रूव होती हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो कोविड की वजह से काफ़ी ग्लोबल ऑटो सेक्टर को चैलेंजेस थे, इंडिया के अंदर भी सेल्स काफ़ी डाउन रही हैं, तो जिसकी वजह से उन्होंने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। एंड दे होप कि जब पुरानी गाड़ियों को डिस्कार्ड किया जाएगा एंड द पब्लिक विल इवेंचुअली मूव टुवर्ड्स परचेजिंग न्यू कार्स विद इंसेंटिव्स ऑफ कोर्स, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो न्यू कार सेल्स के ऊपर भी आएगा। अब उसको लेके यहाँ पे डिमांड्स की जा रही हैं, जो मैं पढ़ रहा था न्यूज़ रिपोर्ट्स के अंदर, कि 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों को यहाँ पे स्क्रैप कर देना चाहिए। इस तरह की कुछ डिमांड्स हैं वो लोकल स्टेक होल्डर्स की तरफ से आ रही हैं। एज की बेसिस के ऊपर हम पर्टिकुलरली हमारी मार्केट के अंदर गाड़ियों को स्क्रैप नहीं कर सकते। उसकी रीज़न सबसे पहले ये है कि इंडिया में या किसी भी डेवलप मार्केट के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी ऑटो मेकर को उस मुल्क में गाड़ी बेचने के लिए, वो अपडेटेड होती हैं इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ एमिशन नॉर्म्स और सब कुछ। इंडिया के अंदर भी आज से तकरीबन 2 साल पहले यूरो 6 या भारत 6 के नाम से एमिशन स्टैंडर्ड्स वहाँ पे इन्फोर्स्ड हैं, वो इंट्रोड्यूस किए गए थे एंड दे बेसिकली स्किप्ड यूरो 5 एमिशन स्टैंडर्ड्स ऑल टुगेदर। तो यूरो 4 से यूरो 6 का एक डायरेक्ट जंप था और वो बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर था। इट वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर एवरी ऑटो मेकर ऑपरेटिंग इन दैट कंट्री। तो उसके नतीजे में कई गाड़ियाँ डिसकंटिन्यू हुई, कई मॉडल के कई वेरिएंट्स वहाँ पे जो है वो ख़त्म हो गए। तो इवेंचुअली बहरहाल ऑटो मेकर्स ने उसको अपडेट किया और दे आर नाउ सेलिंग यूरो 6 स्टैंडर्ड्स या भारत 6 स्टैंडर्ड व्हीकल्स इन इंडिया। अच्छा, इंडिया में अगर बेसिकली अगर वो लोग 15 साल या 20 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो यूरो 2 और यूरो 3 गाड़ियों को जो है वो अपनी रोड से निकाल रहे हैं। हम लोग अनफॉर्चुनेटली यूरो 2 से बाहर ही नहीं निकल पाए अभी तक। वी आर स्टिल रोलिंग आउट यूरो 2 स्टैंडर्ड व्हीकल्स। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि इंडिया में चूँकि यूरो 6 स्टैंडर्ड्स करंटली इम्प्लीमेंटेड है, तो वो 15 साल की गाड़ियाँ को स्क्रैप करके यूरो 2 और यूरो 3 से बेसिकली छुटकारा पा लेंगे। हमारे पास अगर हम 15 साल की गाड़ियों को स्क्रैप कर रहे होते हैं तो हमें कोई ख़ास फ़ायदा तो नहीं होगा। अलबत्ता एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन हमारे पास आ जाएगी सामने, कि जैसा कि आपको पता है कि पिछले 10-15 सालों के अंदर JDM कार्स का या जो जापानीज़ गाड़ियाँ, इंपोर्टेड गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही थी, उनका एक काफ़ी इन्फ्लक्स था और लोगों के अंदर काफ़ी क्रेज़ पाया जाता है उन गाड़ियों के हवाले से, क्योंकि ऑफ कोर्स दे वर वेरी वेल इक्विप्ड और फीचर वाइज, क्वालिटी वाइज और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वाइज। तो अगर हम लोग 15 साल पुरानी गाड़ियों की बात करते हैं तो मीन्स कि हम 2006 से पहली गाड़ियों को स्क्रैप करने का कह रहे हैं। तो उसमें सिचुएशन ये बनती है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 2004 की प्रेमियो है या प्लैड्स है या विड्स है या कई ऐसी जापानीज़ गाड़ियाँ हैं मार्केट के अंदर कि जिनके अंदर डुअल एयरबैग्स भी हैं, जिनके एमिशन स्टैंडर्ड्स भी यूरो 3 एंड अबव हैं,
तो वो गाड़ियाँ बेसिकली स्क्रैप हो जाएंगी जस्ट बिकॉज ऑफ एज। लेकिन मैं 2017 मॉडल की मेहरान चला सकूँगा और क्योंकि वो नई है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग किसी भी नई गाड़ी को, पुरानी से पुरानी टेक्नोलॉजी को नई के नाम पे हम लोग बेच रहे हैं और आज तक ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। 1979 कैरी बोलान रवि हम आज तक असेंबल कर रहे हैं यहाँ पे नए के नाम पे, वो बिक रही है। मेहरान हम 30 साल तक बनाते रहे, जो 1-2 साल पहले हमने डिसकंटिन्यू की। सुजुकी कल्टस MK2 मॉडल जो लेट 80s की टेक्नोलॉजी थी, वो हम 2017 तक यहाँ पे प्रोड्यूस होती रही। वो एलिजिबल होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो स्क्रैपिंग के हवाले से वो 2006 से ऊपर के जितने भी मॉडल हैं हम उनको स्क्रैप नहीं कर पाएंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके अंदर कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं है, कोई एमिशन उसकी और क्वालिटी वाइज ऑफ कोर्स वो आपके सामने। करंट मॉडल लाइनअप की अगर हम बात करें तो सुजुकी स्विफ्ट है जो 2004 में उसका ग्लोबल डेब्यू था, 2010 में वो डिसकंटिन्यू हो गई थी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन हम लोग जो है वो 2010 में वो गाड़ी यहाँ पे लॉन्च होती है और आज तक पर हम उसको ख़रीद रहे हैं नए के नाम पे। इसी तरह होंडा सिटी है, वो भी तकरीबन 12-13 साल पुरानी गाड़ी हो गई, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉपर मॉडर्न सेफ्टी फीचर आपको नहीं मिलता। तो ये नहीं हो सकता कि हम नई गाड़ियों के ऊपर किसी किस्म का कोई ऑटोमेकर्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है और हम पुरानी से पुरानी टेक्नोलॉजी को जो है नए के नाम पे बना के बेचते रहें। लेकिन पुरानी गाड़ियों को जो कि इंटरेस्टिंगली ज़्यादा इक्विप्ड हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, सेफ्टी एंड इक्विपमेंट, पर्टिकुलरली अगर हम इंपोर्टेड कार्स की बात करें तो वो गाड़ियाँ एज की बेसिस के ऊपर हम लोग स्क्रैप कर देंगे। तो ये कुछ अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। दूसरा ये कि स्क्रैपिंग की एज या जो भी इसका मैकेनिज्म डिवाइस करेंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ पैसेंजर कार्स पे नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर या कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से ही होनी चाहिए। हम ये नहीं कर सकते कि हम सिर्फ कैप लगा दें पैसेंजर कार्स के ऊपर कि चूँकि हम लोगों ने लोकल ऑटो इंडस्ट्री की सेल्स को बूस्ट करना है तो हम पैसेंजर कार्स को तो स्क्रैप कर दें, लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल है, जो कमर्शियल सेक्टर है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला जो सेक्टर है, हम वहाँ पे वो जो है वो स्क्रैपिंग को हम लोग उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो ये चीज़ का हमें थोड़ा सा सिस्टम एक प्रॉपर डिवाइस करना होगा। अच्छा, न्यू कार्स के अंदर हम ऑफ कोर्स कंपेयर कर रहे होते हैं इंडिया को, क्योंकि स्क्रैपेज पॉलिसी के हवाले से कंपैरिजन इंडिया की मार्केट से ही हो रहा है। तो एक नज़र छोटी सी रिक्वायरमेंट्स पर डाल देते हैं कि वहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो कि आपको किसी भी न्यू ऑटोमेकर को मीट करनी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू सेल एनी कार इन दैट कंट्री। तो अव्वल तो वहाँ पे OBD सिस्टम लाजमी होना चाहिए। RDE रियल ड्राइविंग एमिशन सिस्टम जो है वो तमाम की तमाम गाड़ियों के अंदर जो है वो मैंडेटरी है। इसके अलावा सेफ्टी सिस्टम्स के अंदर जो है एयरबैग्स वहाँ पर स्टैंडर्ड हैं। पहले सिंगल एयरबैग था, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने डुअल एयरबैग्स को भी कंपलसरी कर दिया है कि ईच एंड एवरी कार दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन सेल इन इंडिया हैज़ टू हैव एटलीस्ट 2 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड। इसके अलावा रेयर पार्किंग सेंसर्स हैं, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स हैं, स्पीड सेंसर्स, स्पीड अलार्म सिस्टम जो है वो, इसके अलावा एंटी लॉक ब्रेक्स, ABS जिसे हम कहते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ESP वगैरह, ये तमाम की तमाम फीचर्स तमाम की तमाम गाड़ियों के अंदर एज स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि इंडिया के अंदर गाड़ियों के अंदर मिनिमम लेवल के ऊपर इन्फोर्स्ड हैं। अभी हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कई ऐसी गाड़ियां हैं जो कि आज की डेट में भी, जब दुनिया के अंदर 6, 7, 8 एयरबैग स्टैंडर्ड होते हैं गाड़ियों के अंदर, हमारे पास कई ऐसी गाड़ियां हैं जो कि इनके अंदर एक एयरबैग भी शामिल नहीं है। न सिर्फ एग्जिस्टिंग ऑटोमेकर्स के अंदर बल्कि नई गाड़ियां भी जो हमारे पास ऑटो पॉलिसी के नतीजे में लॉन्च हो रही हैं उनके अंदर सेफ्टी फीचर्स नहीं पाए जाते, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से या हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं एग्जिस्ट करती इस तरह की कि हम ऑटोमेकर्स को अवॉइड कर सकें कि हमें कोई पर्टिकुलर मिनिमम ये फीचर्स में या मिनिमम ये सेफ्टी लेवल हमें जो है वो अचीव करना है। इसके अलावा ऑटो पॉलिसी के नतीजे में जितनी भी नई गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं उनमें मेजॉरिटी अगर हम देखें तो वो गाड़ियाँ हैं जो पूरी दुनिया में अपनी लाइफ पूरी करके ख़त्म हो चुकी हैं, उसके बाद फिर वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। बिकॉज वी डोंट हैव एनी चॉइसेस, तो हम उनको वेलकम कर रहे हैं बड़ी खुशी से। अच्छी बात है, कंपटीशन आ रहा है, नई गाड़ियाँ आ रही हैं, उससे पब्लिक के पास चॉइसेस आएंगी। लेकिन अगेन हम अपने क्राइटेरिया हमने जो बनाया हुआ है अभी कि हम किसी भी पुरानी चीज़ को यहाँ पर लेके आते हैं और नए के नाम पे भेज देते हैं, तो वो चीज़ बेसिकली नहीं होनी चाहिए। अभी भी कई ऐसी गाड़ियाँ हैं
जो कि 15-20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई हैं, उनके अंदर कोई सेफ्टी फीचर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम उनको सिर्फ कॉस्मेटिक फ़ीचर्स हैं उसके बेसिस के ऊपर हम उनको नया कह के यहाँ पे बेच रहे हैं। और कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो 6-7 साल पहले डिसकंटिन्यू हो गई थी दुनिया में, वो अब गाड़ियाँ जो हैं वो नए के नाम पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जा रही। तो ये चीज़ बेसिकली नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर एक स्क्रैपेज के हवाले से जो चीज़ सामने आएगी वो ये कि हमारी मार्केट के अंदर हम लोग 2019 तक के, ऑफ कोर्स 20 के अंदर कोविड था तो हम सेल्स ऑटोमेटिकली काफ़ी नीचे आई थी, और एक अंडरस्टैंडेबल फैक्ट है। 1.5 लाख से 2 लाख तक की गाड़ियाँ हम लोग साल की पैसेंजर कार्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप मंथली एवरेज निकालें तो 12,500-13 हज़ार पैसेंजर कार्स का एवरेज बनता है। इस छोटी सी क्वांटिटी के बावजूद भी हम पब्लिक को गाड़ियाँ टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाते। अगर आप डिलीवरीज का टाइम देखें तो अभी भी 4-6 महीने 6-6 महीने तक का टाइम मिलता है। तो हम इतनी छोटी सी क्वांटिटी के अंदर भी गाड़ियों की डिलीवरी को क्विकली इंश्योर नहीं कर पा रहे। तो अगर हम लोग यूज़ कार्स का अगर हम लोग उसके ऊपर कैप लगाते हैं और वहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि वो वाला जो हमारा पुरानी गाड़ी वाला यूज़र है वो बेसिकली नई की तरफ आए, तो वो जो एडेड बर्डन होगा डिमांड का, हम उसको टैकल करने के लिए किस तरीके से तैयार हैं, हम प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या इन्हांस करने के पोजीशन के अंदर हैं, और उसका इम्पैक्ट जब ऑफ कोर्स जब डिमांड बढ़ेगी तो मज़ीद कितना डिले आएगा डिलीवरीज़ के अंदर, और इसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। दैट इज़ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू फाइंड आउट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे सामने आती है कि आज से अगर हम 15 साल पहले की बात करें तो जो एंट्री लेवल 4 व्हीलर था, जो मेहरान 800 सीसी का जो बेस वेरिएंट था, वो तकरीबन 3,35,000 के आसपास उसकी प्राइस हुआ करती थी। और उस ज़माने में अगर हम लोग चाइनीज़ 70 सीसी जो मोटरसाइकिल जो लोकल असेंबल्ड है यहाँ पे, वो तकरीबन 35 से 40 हज़ार के दरमियान दस्तयाब थी। तो जो डिफरेंस था एक एंट्री लेवल 2 व्हीलर और एंट्री लेवल 4 व्हीलर के अंदर, वो तकरीबन 3 लाख के आसपास का था। आज अगर हम लोग देखें तो एक एवरेज 70 सीसी मोटरसाइकिल 50-55 हज़ार के आसपास मिल रही होती है, लेकिन एंट्री लेवल 4 व्हीलर जो है वो उसकी प्राइस तकरीबन 12 लाख तक पहुंच चुकी है। 12 लाख से स्टार्ट हो रही है, और जो हमारे पास चीपेस्ट ऑप्शन है उसके अंदर भी ऑफ कोर्स ऑल्टो की अगर बात करें तो उसके अंदर एयर कंडीशन भी शामिल नहीं। तो जो डिफरेंस आज से 10-15 साल पहले बमुश्किल 3 लाख का था, वो आज बढ़ के तकरीबन जो है वो 11-11.5 लाख का हो गया। तो जिसकी वजह से जो न्यू कार सेल्स हैं वो ऑफ कोर्स प्राइस ज़्यादा होने की वजह से भी कम है, क्योंकि प्राइसेस इतनी तेज़ी से ऊपर गई हैं कि वो यूज़र्स की दस्तरस से बाहर निकल गई। और यही एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो बायर है वो पुरानी गाड़ियों की ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो पुरानी गाड़ियों की तरफ जो है उसका ऑफ कोर्स रुझान ज़्यादा बढ़ गया। तो अगर हम वहाँ पे कैप लगाते हैं पुरानी गाड़ियों की ट्रेडिंग के ऊपर, ऑफ कोर्स जब उसकी एज हम लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि वो 15 या 16 साल से पहले की गाड़ियाँ नहीं हम अलाउ करते रोड के ऊपर, तो जो बायर होगा वो कहाँ जाएगा, उसके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या हम इंसेंटिव उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर हम न्यू कार्स के अंदर उसको इंसेंटिव भी दे रहे हैं तो जो प्राइस गैप हमारे पास जो इतना बड़ा हो गया, हम उसको किस तरीके से कम करेंगे कि वो अगर 3 लाख से बढ़ के 11 लाख पे चला गया, अगर हम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की प्राइस को कंपेयर करते हैं, तो वो उसको हम 11 से कम करके वापस 6 लाख 7 लाख के गैप तक किस तरीके से लेकर आते हैं, और वहाँ पे हम बायर को क्या इंसेंटिव देंगे कि वो पुरानी गाड़ी छोड़ के फिर नई गाड़ी की तरफ आए। तो स्क्रैपेज पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है, दुनिया के कई ममालिक हैं जहाँ पे ये पॉलिसी इस तरह की इन्फोर्स की जाती है, लेकिन अगेन वो डेवलप मार्केट्स हैं और वहाँ पे न्यू कार मेकर्स के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंसेस होते हैं और क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट होता है, जो कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर हम स्क्रैपिंग की बात करते हैं तो हमें एक वी डू हैव टू कम अप विद अ वेरी लॉजिकल रीज़न कि हम किस बेसिस के ऊपर जो है वो गाड़ियों को स्क्रैप कर रहे हैं। सिर्फ एज की बेसिस के ऊपर करना मेरे हिसाब से ज़्यादती होगी, और इसको अंदर हमें कोई बेहतर मैकेनिज़्म डिवाइस करना होगा, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगेन पैसेंजर कार्स के अलावा कमर्शियल व्हीकल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी इक्वली होनी चाहिए, सो दैट हम बेहतर तरीके से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकें। तो दिस वाज इट। इंशाल्लाह ताला हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे, और स्क्रैपेज पॉलिसी के हवाले से आपकी जो राय है उससे हमें आप ज़रूर आगाह कीजिएगा।
and don't forget to like and subscribe our channel and stay tuned to Car Spirit Weekly.